वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस। इलेक्शन से कबल मुल्क में जारी सियासी कशमकश उरूज पर पहुंच चुकी है। सरबराह तहरीक इंसाफ के खिलाफ उनकी अपनी ही जमात के अरकान इंटरव्यूज दे रहे हैं। 9 मई के वाक़यात अब तहरीक इंसाफ के लिए मजीद सियासी मुश्किलात बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साइफर केस में भी साबिक वज़ीर आज़म हर आइंदा हफ्ते फर्द जुर्म आयद होगी और इम्कान यह है कि आइंदा चंद हफ्तों में इस केस में वो सज़ा और नाअहली का सामना भी कर सकते हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने अडयाला जेल हुकाम से बच्चों से बात करवाने की दरख्वास्त की, जिसको आज मुस्तरद कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बैरून मुल्क बात करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तहरीक इंसाफ मुसलसल इस खदशे का इजहार कर रही है कि जेल में साबिक वज़ीर आज़म की जान को खतरा है। कल इस हवाले से माहिर कानून लतीफ़ खोसा हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच है। पहला तो उनके वजीराबाद उन पर अटैक हुआ, फिर तारड़ साहब बाद में एक और मामले मौके पर फरमाते हैं अहमद रुश्दी का वकील इमरान खान ने बाहर एंगेज कर लिया और देखें जी ये गुस्ताख है रसूल के साथ। इनकी नीयत थी कि किसी जनूनी को इमरान खान के ऊपर हमला करवा के और इमरान खान को कत्ल करवा दिया जाए। कभी उसकी इद्दत का मुकदमा लेकर आ जाते हैं। आज जो पेश किया गया है जरा उसको देख लीजिएगा कि उनका कितना वजन कम हुआ है। तो क्या ये मैं कहूँ इत्तफाकात हैं या फैमिली की जो खदशात हैं वो हकीकत में ट्रांसलेट होते नजर आते हैं। इस सियासी सूरत हाल में सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी एक बार फिर मुफाहमत की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात की और मुल्क की मामलात को मुफाहमत से हल करने पर तबादला ख्याल किया। सदर आरिफ अलवी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आइंदा इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और जामे होने चाहिए। मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए तमाम सियासी जमातें और उनकी क़यादत को इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के यकसा मौके फराहम किए जाएं। अगर लोग अपनी पसंद के लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमानी हो जाती है। तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, ताउन और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। मुश्किल फैसलों के लिए अवामी हमायत और मुश्तरका मिल्कियत दरकार होती है। मईशत समेत तमाम मुमकिना महाजों पर मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए मुल्क में सियासी, इदारा जाती और स्टेक होल्डर्स के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। कुछ सीनियर सियासतदान इस वक्त मुफाहमत की कोशिशों में मसरूफ़ ज़रूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाह खाकान अब्बासी भी चंद रोज़ कबल लंदन जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने ये वाज़े किया कि इलेक्शन मुल्की मसाइल का हल ही नहीं है। ज़रा देखिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनवरी में इंतखाबात का इंडिया दे दिया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान मुसलसल जनवरी में इंतखाबात ना होने का बयानिया बना रहे हैं। ज़रा देखिए। इलेक्शन तो होंगे ही होंगे, जनवरी के आखिर में होंगे तो आधे मुल्क में तो बर्बादी होगी। यहाँ आबादी ही नहीं है। आप फौजदार से ले लें पूरा बलूचिस्तान, फिर आप वजीरिस्तान से ले लें चतराल तक, फिर वहाँ से ले लें आप पूरा स्वात, एबटाबाद, मरी तक। सारे इलाके वो हैं कि जहाँ आबादी नहीं होती इन दिनों में, वो उतर आते हैं अपने इलाकों से और वहाँ बर्फ होती है। तो क्या ये लोग वोट का हक नहीं रखेंगे? खवातीन के बारे में तो आप कहते हैं अगर इतनी फीसद वहाँ पोलिंग स्टेशन में वोट न पड़े तो दोबारा कराए जाएंगे। जहाँ इंसान ही न हो उनका कोई हक नहीं है कि वो वोट डालें। फैसल करीम कोंडी साहब, एक तो ये सुन लें जो इलेक्शन के बारे में मौलाना साहब कह रहे हैं, देयर इज़ अ चांस कि इलेक्शन आगे हो जाए, और इसमें उन्होंने एक बात आगे भी किया आपके बारे में। इससे पहले क्या बात करें वो भी देख लीजिए। ज़रा देखिए मौलाना ने पीपल्स पार्टी के लिए क्या कहा। पीपल्स पार्टी ने काबीना में बैठकर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराए जाए। अब नई मरदमशुमारी के तहत तो फिर नई हल्काबंदियां होंगी। अब अंदर जो है वो एक फैसला करके आते हैं, फिर बाहर आकर सियासत करने के लिए वो दूसरी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें साफ गोई से काम लेना चाहिए, इत्तेफाक राय के साथ। नई मरदमशुमारी के तहत सब ने इत्तेफाक किया था, इलेक्शन कमीशन उसी के तहत काम कर रही है। इबहम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? ना मरदमशुमारी की वजह से हो सकते हैं, ना सर्दी की वजह से होते हैं। आपको तो पता था कि इलेक्शन नहीं होने, आप लोग क्यों सियासत चमका रहे हैं अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फरिया, पहली बात तो यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि असम्बली अपना टाइम पूरा करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। फिर इत्तेहादी जमातों ने कहा कि नहीं जी हमें टाइम चाहिए 90 दिन। CCI हम मानते हैं, हमने CCI में वोट किया जी, लेकिन जो डिलिमिटेशन है वो ख़त्म हो जाती है ना बहस पे, जब आप कहते हैं CCI में हमने वोट किया। थिंक अबाउट इट। मैं कानून के मुताबिक चल रहा हूँ। CCI में जो लिमिटेशन का जो जिक्र है जिसमें सीटें नहीं बढ़ रही हैं, ये यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है कि सीटें नहीं बढ़ रही हैं। आबादी बढ़ गई है, सीटें नहीं बढ़ रही क्योंकि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी जी, ठीक है। तो आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चीज़ नहीं है, ये लेजिस्लेशन है डिलिमिटेशन, ठीक है। ऑलरेडी 1 साल पहले लेजिस्लेशन हो चुकी है।
अब वो ये कह रहे हैं मौलाना साहब कि जी ये अब चलो वो नहीं है, आपने कहा है कि जनवरी के एंड में इलेक्शन नहीं हो सकते। ठंड होगी। 8 जनवरी को इलेक्शन हुआ है जी 2008 को, बिल्कुल हुआ। तो उस वक्त गर्मी थी, क्लाइमेट चेंज हो गया था। हम ये बात रेस कर चुके हैं, बट वो आपसे अब देखें फरमाइशी प्रोग्राम पे अगर आप किसी की फरमाइश पे कहें कि आप स्टेटमेंट दें कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, फिर आगे बोलेंगे रमज़ान का महीना है, फिर बोलेंगे ईद है, फिर बोलेंगे गर्मी हो गई है, ये चीज़ें देखें, जो लोग इलेक्शन से, जो जमातें नहीं डरती हैं और अवाम में जाना चाहती हैं, तो वो कहती है कि इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। So, वो फरवरी में हुए थे इलेक्शन, लेकिन कॉल जनवरी में हुए थे। बट द पॉइंट इज यू आर लुकिंग एट अ जनवरी इलेक्शन, दिस इज व्हाट पीपल्स पार्टी थिंक्स, जो कि 90 डेज से बाहर है। देखें ये तो और आगे बाहर जाने दें अगर इतना बाहर आए। देखें प्रॉब्लम तो ये, इसको अदालतों को देखना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन की वॉलेशन हो रही है तो अदालतें देखें ना। दूसरी बात यह है कि यही मौलाना साहब कहते थे हम तो फौरन अदम एतमाद के बाद इलेक्शन चाहते थे। अगर आप इलेक्शन चाहते तो आप तो डिप्टी स्पीकर ही बन गए, और 4 क्रीम वजारतें लेने के बाद, सारे मजे लूटने के बाद फिर कहते हैं हमने हलवा भी खा लिया, लेकिन हलवे में जो है ना घी भी कम था और शक्कर भी कम था। ओके, कल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हमने प्राइम मिनिस्टर से भी पूछी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर से खास तौर पे। सो मैं चाहती हूँ आपको पता चले, एंड आई वाज देयर व्हेन ही सेड दैट। ही सेड एज जर्नलिस्ट आप पूछें पीपल्स पार्टी से वो क्यों अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं, आपका क्या हक है, क्या अपॉइंटमेंट, क्योंकि ये इतराज है ना कि अपॉइंटमेंट हमारी मर्जी से नहीं हो रही। ट्रांसफर पोस्टिंग करना मेरा हक है जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा। मीडिया तहकीक करे कि पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी की ट्रांसफर चाहती क्यों है, लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम लगाती क्यों है। अच्छा, मैंने ये नहीं देखा, आपने सवाल किया और आपने आपको जवाब उसको मिले क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद थी। ये सवाल नादिया मिर्जा ने किया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आप देखेंगे 2-3 दिन पहले एक रिसेंट एक लेटर आया इलेक्शन कमीशन से कि वो ज़रा सिंध के जितने भी थे या जिनके पास भी सिक्योरिटी थी आप उसको विड्रॉ भी कर लें घरों से और अपने उनसे। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमेशा इलेक्शन कमीशन को सिंध को लेटर लिखना पड़ता है, बाकी 2 हुकूमतें जो हैं उनको लेटर कभी सीसी पंजाब को, केपी को, बलूचिस्तान को भी कर दिया करें ना। दूसरी बात यह है कि हमारे दोस्तों ने, हमारी पार्टी के दोस्तों ने कंप्लेंट किया पंजाब में कि जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हो रही हैं वो PMLN के कहने पे, उनके लोगों के कहने पे हो रही, इसलिए कि हमारी ये पहले निगरान हुकूमत थी जिसमें हम जब भी किसी ऑफिस जाते थे, किसी सेक्रेटरी के पास जाते थे, जिसके बाद जी आप JUI के किसी बंदे से फ़ोन करा लें, एक मैसेज होता है ना। तो अब यहाँ पे जब मैसेज आप पंजाब के और हमें ये भी शिकायत मिल रही हैं, और मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को और सूबाई वज़ीर आला साहब को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें ये भी शिकायत मिल रही हैं कि 21 अक्टूबर के लिए PMLN के दोस्तों को वहाँ की लोकल इंतज़ामिया सारे नहीं कुछ ना कुछ इलाकों में गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही हैं। तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इलेक्शन कमीशन को इसको देखना चाहिए। वो आप देखें PMLN के हमारे जो दोस्त हैं वो लें, लाखों की तादाद में लोग लें, अपने खर्चे पर लें, सरकार के और जो है इसके केयर टेकर गवर्नमेंट के खर्चों पर न लें। हमने कभी वज़ीर-ए-आज़म साहब बता दें कि हमने उनको कहा कि आप हमारी सिफारिश पे किसी को डिप्यूट करें या चीफ मिनिस्टर बता दें, हमने कभी भी कोई सिफारिश नहीं की। हम लेवल प्लेइंग फील्ड इसीलिए कह रहे हैं, कहते हैं हाँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए। कह रहे हैं कि है लेवल प्लेइंग फील्ड, वज़ीर-ए-आज़म साहब यू आर रॉन्ग व्हेन यू से कि नहीं है। नहीं, उसमें तो फिर देखें हम कुछ चीज़ों पे प्रूफ भी हमारे पास होगा, हम तो डेफिनेटली देंगे, लेकिन हम वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन को मॉनिटर करें कि इलेक्शन जो है RTI सिस्टम न बैठे, RO इलेक्शन ना हो, धुंध ना आए, क्योंकि धुंध भी आने वाली है। उसके बाद जो है वो जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो करवाएं, और पाकिस्तान के अवाम को छोड़ दें कि वो PTI को वोट करती है, पीपल्स पार्टी को करती है, PMLN को करती है, XYZ जिस जमात को भी करती है। राइट, अवाम का तो चाहिए, लेकिन आप ये न कहें कि जी आप बिल्कुल आप कहें कि आप, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखें आप केयर टेकर, आज दुनिया में कहाँ पे चीज़ें पहुँच गई हैं। आप केयर टेकर के साथ दुनिया एंगेज नहीं होती, उनको पता है कि ये फॉर टाइम बीइंग आए हैं। इस पर उन्होंने कहा, उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि IMF कर लेगा एंगेज आपसे, क्योंकि आप लेट से अगर मौका आ गया और इलेक्शन आगे चले गए। उन्होंने कहा कि मेरा ओपिनियन है, और ओपिनियन ये है कि माजी में और इस वक्त भी वो बहुत सी हुकूमतों से डील कर रहे हैं जो कि नॉट नेसेसरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर। देखिए IMF को इकॉनमी से ताल्लुक है, आज देखें आज फलस्तीन सिचुएशन आ गई, हम मुस्लिम मुल्क हैं, एटमी मुल्क हैं, हमारे पहले महंगाई, बिजली, पेट्रोल की चीज़ें महंगी हुई। आज तक आप डिबेट करते हैं कि जी मार्च से पहले इलेक्शन है क्योंकि सेनेट होगी। आज सेनेट मौजूद है ना जी, कितने दिन इजलास हुए? होना चाहिए था, आज इतना इम्पोर्टेंट है। हम यही कहते हैं हुकूमत से, जो निगरान हुकूमत है, हम तो इजलास बुला के थक गए, हमने 2-3 पोजीशन की हैं, और हमें कहते हैं कि हम इजलास नहीं बुला सकते, आपकी मेंबर्स पूरे नहीं, बाकी जमातें करना नहीं चाहती हैं। हम तो इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे आए मिल के हम फ़लस्तीन पे कोई इनके पार्टी के मेंबर्स और हमारे पार्टी के मेंबर्स कोई जो है वो इजलास बुला लें, वरना
इजलास जो है आप देख लें कितने महीनों के इजलास नहीं हुआ। ठीक है, खामोशी राइट। सो आई विल कम टू यू नईम हैदर पंजोता साहब। सबसे पहले तो बुशरा बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें कहा गया है कि खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है। यही बात लतीफ़ खोसर साहब भी कह रहे हैं कि किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं? थैंक यू सो मच रिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी। 2 महीने पहले जब इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी 5 अगस्त को हुई, यानी कि 2 महीना और 8-10 दिन हो गए, तो स्टार्ट में ही हमने ये दरख्वास्त दे दी थी कि इमरान खान साहब की जो फ़ूड के हवाले से हैं वो अहकामात जारी किए जाएँ कि डॉक्टर हो जो चेक करे। हम ये नहीं कह रहे थे कि मेन्यू उनका ये हो, खाने के अंदर ये दिया जाए या उसके अंदर कोई कोफ्ते दिए जाएँ या कोई बकरे दिए जाएँ। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि महफूज खाना जो हमारी सदा थी कि वो एक्सेप्ट की जाए। फ़ौरन अदालत को चाहिए था कि इसके ऊपर हुक्म दें। देखें, जान जो है वो सबसे प्राइमरी चीज़ है और उसके ऊपर हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि रिपोर्ट्स आगे जो है वो लॉ और वो आपको पता है जैसे प्रोसेस होता है कि दूसरी तरफ से जो है वो आर्गूमेंट्स ले लिए जाएं और इधर से बताएं कि कैसे हम कर सकते हैं। एंड पे ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर ये हुआ कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो है जो उनका हक है वो दिया जाए। अब जेल मैनुअल के मुताबिक अगर जो है सुपरिटेंडेंट अटक जेल या जेल अथॉरिटी जो है उन्होंने देना होता तो वो पहले दिन ही दे देते। लॉयर्स की एक्सेस के ऊपर पाबंदी, डॉक्टर की एक्सेस। आप कह रहे हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा है। बिल्कुल, क्योंकि ये छोटी खबर नहीं है सर, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खबर है। और इसके ऊपर मेरा ख्याल में जब हमने दरख्वास्त दी थी उस वक्त ही अदालत को जो है इसी तरह से कंसीडर करना चाहिए था कि ये बहुत अहम मामला है और इसको टेकअप करके इसके ऊपर डिसीजन देना चाहिए था। आपकी खान साहब से बात हुई, उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है? देखें, खान साहब से बिल्कुल मुलाकात हुई, खान साहब से कल भी मुलाकात हुई। और खान साहब देखें, ये जो स्लो फूड पॉइजनिंग होती है ना, ये यूं फील नहीं होता कि बंदे ने खानी है और लोग कोई अपीयरेंस तब्दील हुई है उनकी। देखें, फ़र्क तो पड़ता है। अब मैं किसी तरह से लेट्स शेयर इट विद द ऑडियंस। नहीं, देखिए, मैं सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं इस तरह से बता सकता। वो जब उनसे मुलाकात होती है, हर बंदे को पता है, सुपरिटेंडेंट जेल जो हैं वो भी देख रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर वॉच है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं बतानी होती, जो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं उसके ऊपर कर रहा क्योंकि जब हम कोई बात करेंगे ना, थोड़ी सी भी बात करेंगे तो फ़ौरन से दूसरा जो मीडिया सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। PMLN उधर से वार, इधर से वार। ये देखिए, आप एक तरफ कह रहे हैं जान को खतरा है सर, आपको क्या लगे? होने दें एक्टिव। आप देखिए, हम तो ये कहते हैं ना कि मेडिकल जो डॉक्टर है हमारा, उसको जो है वो परमिशन दी जाए और वो चेक करे उसके अंदर हर्ज क्या है। क्यों वीक लग रहे हैं खान साहब, स्लो लग रहे हैं, रिएक्शन उनका स्लो है, क्या किस बात से लग रहा है? क्या देखें, पहली बात तो ये है ना कि इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमात बनाने वाली सरकार है और सरकार ही उनकी ही कस्टडी के अंदर वो इस वक्त हैं। तो जो बनाने वाला है, जो अंदर ले जाने वाला है, जिन्होंने पहले उनके ऊपर हमले किए हैं, चाहे वज़ीराबाद हो, चाहे क्वेटा के अंदर वकील का कत्ल हो और यहाँ पर जो है FIR उनके ऊपर दर्ज कर दी जाए, या उसके साथ साथ जुडिशल कम्प्लेक्स वाला हमला हो, या उसके साथ साथ जो है वो सलमान रश्दी वाला जो एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जनाब ये तो बिल्कुल मुल्क के और वो जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं और जनाब इनके ऊपर जो है मजहबी एक आड़ ली गई। और आपने ये भी देखा कि वज़ीराबाद हमले के अंदर भी एक मजहबी आड़ ली गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जोड़ती हैं कि किस तरह से उनकी जान को जब बाहर थे और ख़दशात थे, उनके ऊपर हमले किए गए। अब तो उनकी कस्टडी में हैं जिन्होंने हमारी FIR दर्ज नहीं की, जिनकी FIR दर्ज करवाने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। मैं खुद लेकर गया कि सो मोटो लिया जाए, चीफ जस्टिस साहब को वहाँ पर दरख्वास्त दी, लेकिन नहीं किया गया उसके ऊपर सो मोटो। क्यों नहीं लिया गया? जब हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर ये हमले हुए हैं और ये दरख्वास्त हमारी उसके मुताबिक इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जाए, FIR दर्ज होती नहीं है तो बाकी उनकी कस्टडी में हमें क्या सेफ्टी है? हमें तो कोई सेफ्टी, हमें तो सेफ्टी होगी कि हमारा डॉक्टर चेक करे। और कोई हम ऐसा नहीं कंसर्न कह रहे कि वो हम कह ही नहीं सकते, हमारा जेन्युइन कंसर्न है और पहले दिन ही करना चाहिए था। ओके, सो पॉलिटिकल सिचुएशन पे क्या बात हुई आपकी? सदाकत अब्बासी, उस्मान डाई जो इंटरव्यूज आए हैं, ये नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, आपने आगाह किया? बिल्कुल आगाह किया। उन्होंने कहा कि इन जो इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं सबको पता है ज़बरदस्ती लिए जा रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कानून के अंदर कोई वैल्यू नहीं है और हमारे सामने हमें भी पता है कि ज़बरदस्ती किस तरह। देखिए, ये कौम जानती है 26 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 2 महीने बाद एक बंदा बरामद होता है और आकर इंटरव्यू दे देता है। या आप ये देख लें कि जो बंदा कैद है वो फ़ौरन आके, जैसे आपके सामने मिसालें हैं, मुसरत चीमा हो या जमशेद चीमा हो या मलिका बुखारी हो या उसके साथ साथ जो है वो शीरी मज़ारी हो, जिन लोगों ने बाहर आके इंटरव्यू दिया फ़ौरन उन्हें कह दिया गया कि ठीक है जी आप रिलीज़ हैं, आपके ऊपर मुकदमात भी नहीं है, 3 MPU भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसी तरह से उस्मान डार के घर
बाकायदा तौर पर छापे मारे गए। उस्मान डार के जो फैक्ट्री वो सील की गई और उसकी वालदा के ऊपर तशद्दुद किया गया। और इसी तरह जितने और लोग इस वक्त फ़रक हबीब, शेख रशीद साहब, और एक लाइन है जो कि उन्होंने इस तरह से अगवा किया, उनकी दरखास्तें दी जाती हैं, कोर्ट ऊपर अहकामात इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। लेकिन 9th में एक रेड लाइन बन गई है। अब आपको ये तो पीटीआई को समझ आ जानी चाहिए कि 9th में से अब नहीं निकल सकते। 9th मई पे कोई माफ़ी नहीं है, सेड द प्राइम मिनिस्टर। देखें, बात वो मैं यही कर रहा हूँ ना कि जो ये कह देगा कि पीटीआई से लातल्की है, उसके ऊपर ये कह दिया जाएगा कि बस ठीक है इसे छोड़ दे। क्या वो फिर मुकदमात जो हैं वो जो बनाए गए हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि वो साबित होते हैं कि हर चीज़ जो है किस तरह से झूठी इन्होंने बनाई है। दूसरे नंबर पर 9 मई के हवाले से कल बात हुई है खान साहब से, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर इंडिपेंडेंट तहकीकात का पहले भी मुतालबा किया, कल उन्होंने फिर पॉइंट्स बताया कैसे 45 पे ये लग रहा है कि आप आर्मी चीफ को तब्दील करना चाहते थे। डज ही नो दैट? इल्ज़ाम जो लग रहा है ना वो इस वक्त ये लग रहा है कि जो 9 मई का वाक़या है, इस वक्त तो खान साहब साइफर केस के अंदर गिरफ्तार है। 9 मई के हवाले से जो इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर वो ये है कि इन्होंने उनको कहा कि आपने जाकर तोड़ फोड़ करनी है, तशद्दुद करना है, जलाओ घिराव करना है, अमलाक को नुकसान पहुंचाना है। तो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट खान साहब की जीआईटी के सामने भी थी और जेल के अंदर भी उन्होंने कहा कि कोई ऐसी एविडेंस ले आए जिसमें मैंने ये कहा हो। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का को पुरअमन पर अगर इकट्ठे पीटीआई के लोग जाके इंस्टॉलेशन जिनका पता भी नहीं है ढूंढ ढूंढ के तोड़ फोड़ करें, किसी ने तो कहा होगा, किसी ने तो एड्रेस दिया होगा, किसी ने तो देखिए बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि बस उठ के चले गए ढूंढ ढूंढ के सबको मैग्नेट की तरह पता चल गया कि इधर जाना है। उन्होंने बड़ा तीर की तरह गए। जब जीआईटी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग मुझे अगवा करते, गैर कानूनी काम करते, मैं पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, लोगों ने पुरअमन एहतजाज के लिए मुझे ये बता दें कि क्या आपके ऑफिस के सामने, देखिए उन्होंने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। अफसोस का इजहार तो कर दें, दिस वाज सो बैड। जिन्होंने वहाँ पर जो है वो हमला किया, जिन्होंने वहाँ पर जो है वो जलाओ घिराव किया, आग लगाई, उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर खान साहब ने खुद कहा कि मैं तो किसी जगह पे मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने बड़ा ठीक किया, बिल्कुल मजम्मत की। साइफर केस में लग रहा है कि खान साहब को खुद भी लग रहा है कि उनको सजा हो जाएगी। देखिए साइफर केस के अंदर मामला ये है कि एक तरफ हमने क्वेश्चन फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। दूसरी तरफ हमारी बेल जो है वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। और तीसरी तरफ ट्रायल जो है उसको इस तरह से स्पीड लगाई जा रही है जैसे तोशाखाना केस के अंदर लगाई गई। यानी कि रूटीन के मुताबिक अगर देखा जाए तो 6 महीने साल वो लग जाते हैं अगर आम बंदे का केस हो चालान जमा होते हुए। यहाँ पर चालान भी जमा हो गया है, कॉपियाँ तकसीम करने के हवाले से भी डेट हो गया है। और अदालत के अंदर जज साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि आपने कॉपियाँ वसूल करनी है। हम ये कह रहे थे कि आप कानूनी तौर पर हमें बाउंड नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं आपने लेनी है। गुस्सा हो गए, वो खड़े हो गए, फिर बैठे और वहाँ पर वो चाहते थे कि ज़बरदस्ती कॉपियाँ दी जाएँ। हमने इनकार किया, उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिखा, हम उस ऑर्डर को लेकर जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट तरीके से एक बंद कमरे के अंदर, जो कि कौम ना देखे, ऐसा केस इस तरह से चलाया जा रहा है कि एक बंद कमरे के अंदर ही फैसला देकर सजा। देखिए हम ये कहते हैं कि इसे ओपन ट्रायल किया जाए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुकदमा नहीं लगता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुनी जा रही, होगा क्या, इसका डिसीजन क्या निकलेगा? देखिए डिसीजन जो है ना, अगर पूछते हैं ना कि लीगली तौर पर ये फौरन एफआईआर क्वैश होने वाली है। और अभी जो सियासी तौर पर क्या लगेगा आपके मुताबिक? देखिए सियासी तौर पर तो ये जो है ना अदालत को हुक्म मानते हैं, ना जो है वो कानून को देखते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आइन को देखते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, सजा हो जाएगी। देखें जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया वो उसके मुताबिक हो जाएगी। उसके मुताबिक तो जिस तरह से वो चला रहे हैं और वो जैसे उन्होंने तोशाखाना के अंदर दी, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर वहाँ पर जज साहब को भी कहा कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से केस चलाया, जब जज साहब ने पूछा कि आपको जो है वो मुझ पर एतमाद नहीं है तो आप ट्रांसफ़र करवा लें या मेरे ऊपर आपको नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखें जो इस वक्त हो रहा है, पहले मेरी बेल जो है वो तोशाखाना केस के अंदर सस्पेंशन जो है वो 25 दिन बाद जो है केस, फिर साइफर केस के अंदर जो गिरफ्तारी डाली गई मुझे पता ही नहीं है और रिमांड कब लिया गया, अदालत में पेश करना होता है तब जुडिशियल रिमांड होता है। ये कानून कहता है, ये मैं नहीं कह रहा। कानून के सिस्टम ये प्रोसेस जब फॉलो नहीं किया जा रहा और इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल के ऊपर ये कहा कि ओपन ट्रायल होगा, ठीक है। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया तो हुक्म के अंदर ये भी लिखते हैं कि कोई ऐसा मवाद आएगा जिसके ऊपर लोगों को बाहर निकालना है तो निकाला जा सकेगा। मैंने नहीं देखा कि बेल आर्गूमेंट्स के दरमियान या फैसले के दरमियान कोई ऐसी चीज़ आई हो जो कि बड़ी जो है वो सेंसिटिव हो और वो सामने ना करनी। हालांकि मैं पूरी प्रोसीडिंग का हिस्सा था, ठीक है। साइफर केस जो बनाया गया है ये बेसिकली कोर्ट्स तो शेयर ही नहीं हुए, डिक्लासिफाइड किया गया और साइफर का जो मुकदमा है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बनता ही नहीं है, क्योंकि जो नई अमेंडमेंट्स की गई हैं उससे पहले ये एफआईआर हुई है, अमेंडमेंट्स बाद में हुई हैं, लेकिन ये आइन का आर्टिकल 12 है उसकी भी वायलेशन। ओके कुंडी साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर है चेयरमैन पीटीआई का?
देखें नईम साहब तो अभी टीवी प्रोग्राम्स में कुछ अर्सा हुआ जब से ज़ेर ताब आई है PTI उस वक्त आने, उससे पहले जो यहाँ पर लोग आते थे PTI के आपके साथ भी टीवी प्रोग्राम करते थे और जिस तरीके से वो यहाँ पर उनका रवैया होता था और जिस तरीके से वो बात करते थे और इनकलाब और क्या क्या बातें करते थे। फिर इनकलाब तो कुर्बानी से आता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं आता ना। अगर आप कह रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं तो कुर्बानी दे लेते ना, रह जाते। ये ना कहते गर्मी है 2 दिन में गर्मी लग गई हम जेलों में नहीं रहते। इनकलाब के लिए और इस चीज़ के लिए तो कुर्बानी देनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी में भी मुश्किल वक्त आया था, हमने 9 मई नहीं किया था, लेकिन हमारे पार्टी के बानी चेयरमैन को जिस वक्त डिक्टेटर ने फांसी पे चढ़ाया था हमारे पार्टी के वर्करों ने क्या किया। हाँ कुछ लोग ऐसे थे जो मोहतरमा शहीद अंकल थे 3-4 थे, वो आगे पीछे भाग गए, उन्होंने अपनी पार्टियाँ बनाई, उनका क्या हैसियत रही बाद में, एक सीट भी नहीं जीत सकते थे। लेकिन पार्टी के वर्करों ने, पार्टी के अहदेदारों ने जेलें भी काटी, कोड़े भी खाए, क्या क्या कुछ नहीं किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनकी हिस्ट्री तो देखें। फिर आपने ऐसे लोगों क्यों रखा हुआ था, आज वो किधर हैं जो यहाँ पर आके छलांगे लगाते थे और क्या आप कह रहे हैं सारे में इनका कसूर है कि ये थिक स्किन्ड क्यों नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम देखें हम उस सभी प्रोग्रामों में और प्रोग्रामों के बाहर कहते थे कि आप इतना करें कि आप पॉलिटिकल क्लास में खड़े हो। आज पॉलिटिकल पार्टीज आपसे कोई हों, पॉलिटिकल पार्टीज आपके एक दूसरे, ये तो कहते नहीं हमारे साथ नहीं हो तो आप चोर हो, आप डाकू हो, फलां हो, आप ढींग हो। ये है देखिए प्रॉब्लम ये है। अगर लेट्स से ये गलत नहीं, लेकिन इसकी सजा ये होगी कि आप मुकदमे बने, आप जेल, अगर इसकी सजा तो नहीं है। देखिए 9 मई के वाक़े के बाद PTI के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि मेरे साथ अगर होगा तो उसका रिएक्शन आएगा। फिर हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल, उसे स्टेटमेंट नहीं दी। यू थिंक कि उन्होंने प्लान किया था? देखिए उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं हूँगा तो मेरी ये कमेटी है 7 रुकनी या 9 रुकनी कमेटी है, वो जो ऑर्डर्स आपको देगी आपने उसको फॉलो करना है। और ये पूरा जब वो जेल नहीं गए तो उससे पहले सब कुछ उन्होंने कहा था। और देखिए आपने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था और जज साहब उस वक्त के जो इनके थे वो तो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनको, जी मेहरबानी करो यार ये स्टेटमेंट दे दो। वो कहते नहीं आखिर उनकी फरमाइश पर उन्होंने स्टेटमेंट दी। फिर अगले दिन हाई कोर्ट में क्या स्टेटमेंट दी उन्होंने, वो कोई कमरे में बंद स्टेटमेंट नहीं है, वो आज भी आपके आर्काइव में मौजूद है। वो स्टेटमेंट आप उठा कर दिखा लें कि उन्होंने क्या कुछ किया। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी माजी में रियासत से शायद गिले होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने वर्कर को ये नहीं कहा कि आप जाकर GHQ पे हमला करें, आप जाकर अपने जो है फ़ौजी तस्वीबात पे हमला करें, या आप किलों पे जाएं, या स्कूल जलाएं, या रेडियो पाकिस्तान जलाएं। देखिए माजी में भी PTV पे हमले हुए, चीज़ें हुई, कुछ नहीं कहा गया। इन्होंने कहा इस दफ़ा भी जो है ना हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। तो जब नहीं हुआ था उस वक्त आपने सज़ा नहीं दी तो उससे और आगे। लेकिन ये देखिए पॉलिटिक्स को आपने पॉलिटिक्स के जरिए करना है, इस तरीके से नहीं करना पॉलिटिक्स। जिस तरीके से आप जाके आपके जो शोहदा हैं उनके जो वहाँ पर जो मुजस्मे खड़े उनको आप नुकसान पहुँचे, उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान का परचम को सर बुलंद किया। सो कोई रीथिंक है इस मामले में, कोई सोचा जा रहा है कि स्ट्रैटेजी दोबारा बनाए, हमसे गलतियाँ हो गई, PTI में कोई ऐसा मामला है? किस तरह की गलती होगी जी बताएं? कोई गलती नहीं हुई, बताएं कोई मैं क्या तो आपसे पूछूं कोई रीथिंक? बिल्कुल उन्होंने इंडिपेंडेंट तहकीकात के हवाले से कहा है 9 मई के हवाले से। साइफर के ऊपर भी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर तहकीकात पहले दिन से लेटर भेजा हुआ है, जब कोड शेयर ही नहीं की गया उसे डीक्लासीफाइड किया गया और वो जो है डीक्लासीफाइड भी कैबिनेट की मंजूरी से प्रोसेस पूरा हुआ, उसके बाद वो हुआ। दूसरे नंबर पर यह है कि बाहर से अगर मुदाखलत हुई है जिस तरह से वो साइफर जिस तरह से आया है, और वो प्राइम मिनिस्टर के ओथ में है कि वो जो है पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी जो नेशन है उसके इंटरेस्ट के लिए कोई मामला हो तो वो कर सकते हैं। और उन्होंने उस मुताबिक शेयर किया कि इस तरह से कोई धमकी कैसे देकर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर सकता है। और नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स के अंदर भी ये कहा गया कि जो है इंटरवेंशन की गई और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर डीमार्च किया गया। जब सारी चीज़ें कबूल हो गई और उसके बाद जो है इमरान खान साहब के ऊपर ही 1.5 साल के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बनता ही नहीं है। और उन्हें ऐसे मुकदमे में इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है जैसे मैंने पहले आपको सारा प्रोसेस बताया। और उसके बाद जो है उनकी ज़मानत भी खारिज कर दी जाती है। ज़मानत के अंदर जो खारिज की जाती है, कोई एक जगह के ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जुर्म साबित होता है, ये एविडेंस है, ये लॉ कहता है। मैंने जब जज साहब से पूछा कि मुझे बताएं कि जो आपने ऑर्डर किया है उसके मुताबिक क्या जो है वो ऐसी चीज़ जो है ऐसे शवायद, उन्होंने कहा कि आपने देखा नहीं। और मैंने कहा ऑर्डर देख के, तो उन्होंने कहा उसके अंदर आप पढ़े ना, मैंने कहा पढ़ा, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा नीचे बेल खारिज होती है, ऊपर सुनी नहीं जाती, ये इंसाफ है। इलेक्शन हो रहे हैं, आपके ख्याल से इंसाफ करें, पैसे ना खर्चे। मैं थोड़ी सी जो है ना वो इनकी तस्दीक करूँ। देखिए आप बार बार ये कह रहे हैं कि जी साइफर, आप कितनी दफ़ा अमेरिकन डेलीगेशन से मिले हैं, सफ़ीरों से मिले, घर बुला के सेल्फियाँ खींची हैं? क्या कभी आपने एहतजाज किया कि आपके मुल्क ने हमारे साथ ये काम किए? कहीं पे भी एहतजाज किए? कहीं पे भी आपने फर्म हायर किए? कहीं पे आपने एक स्टेटमेंट दिया कि ये डेलीगेशन से मिले, हमने यहाँ शिकायत की है?
लेकिन इसको आप ये ना करें, आप इधर आते हैं तो कहते हैं कि जी हमें अमेरिका ने हटाया, उधर जाते हैं कहते हैं हमें फ़ौज ने हटाया, एक बयान ले लें, ये चीज़ नहीं भी होती। दूसरी बात है, हम आज भी कह रहे हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए, केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ पैसे खर्च करें, हल्के में पैसे खर्च करें, नहीं पैसे तो अगर ऑपरेशन बचा लें पैसे, नहीं वो तो एजाज साहब की अपनी एक स्टेटमेंट होगी, लेकिन इस मुल्क में इलेक्शन हो रही है। देखें केयर टेकर हुकूमत के साथ मैंने पहले कहा है कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जी अब हम जाके देखिए इस वक्त आप ये जो पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, एटॉमिक कंट्री को आप एडॉक पे नहीं चला सकते हैं। ठीक है, आई एग्री विद यू, किसी भी कंट्री को एडॉक नहीं चलाना चाहिए, बट स्पेशली नॉट न्यूक्लियर पावर। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक ब्रेक लेते हैं एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। कल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उस पर बहुत देर तक उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। कुछ मेन पॉइंट्स यही हैं कि इलेक्शन के हवाले से अभी भी वाज़े तौर पे नहीं पता, लेकिन इलेक्शंस अपने वक्त पर इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हो जाएंगे। 9 मई के वाक़े पर उन्होंने कहा कि कोई रियायत नहीं होगी, इस पर वो रियासत के साथ खड़े हैं। सबको पता है 9 मई किसने किया। ह्यूमन राइट्स के मामले पर भी जब उनसे सवाल हुआ कि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, पता नहीं है उनकी फैमिलीज़ को कहाँ हैं वो, ख़ास तौर पर कुछ लोगों का, मुजीबुर-रहमान शामी साहब ने ये नुक्ता उठाया। वहाँ पर आसमा साहिबा बैठी थी, उन्होंने ये आसमा चौधरी साहिबा उन्होंने ये नुक्ता उठाया। सो उसके जवाब में ये कहा गया कि बहुत सारे मामलात पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के कभी भी परफेक्ट नहीं रहे और ये उसी का एक तसलसल है। पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात हैं जो ठीक होने वाले हैं, लेकिन एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर वो शायद उसका बीड़ा नहीं उठा सकेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो शिकायत है वो शायद सियासी शिकायत है, और बहुत सारे बयानात पे उन्होंने कहा कि वो सियासी बयानात हैं। बहुत सारे मामलात पे खुल के उन्होंने बात की, बलूचिस्तान पे बात की, जेल में ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता, ये भी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि मैं ख़वातीन की बराबरी का सबसे बड़ा दाई हूँ, लेकिन जो खातून किसी भी जुर्म की मुर्तकिब होगी उसको सज़ा मिलेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड की जो हमने बात उनसे पूछी थी, क्यों ये बात कही जा रही है, ज़रा देखिए। इस हवाले से एजाजुल हक साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्हें भी देखिए। चार्टर ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए जिसमें सब बैठकर ये देखें कि इस मुल्क को चलाना कैसे, सारे स्टेक होल्डर बैठ के देखें अपने इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालें। अगर नहीं बैठेंगे तो मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बताना चाहता हूँ, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूँ, एक नहीं 1000 इलेक्शन करवा लें, आप वहीं खड़े होंगे, आप पहले खड़े होने का। वो सुई जो है ना 12 से शुरू होती है, सारा घूम के 12 पे चली जाती है, तो ये सुई ऐसी घूमती रहेगी, 12 पे वापस आती रहेगी। इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हर किसी को मिलनी चाहिए। एजाज हक साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच एजाज साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। तमाम के तमाम मामलात, कल जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उसको देखकर भी अंदाज़ा होता है, दीगर जगहों पे भी, कि 9 मई जो है वो एक स्टैंड अलोन एक बहुत बड़ा मसला है इस वक्त किसी भी सियासी तौर पर आगे जाने के लिए। आप भी 9 माह से कबल सरबराह तहरीक साहब के साथ मुलाकातें करते रहे हैं, PTI में शामिल भी हुए हैं। इस वाक़े के बाद आप खामोश हुए, क्या हुआ? आपने भी रीथिंक किया है मामलात को? देखें, पहली बात तो ये है कि 9 मई का जो साने है ना, वो एक बहुत बड़ा साने था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यानी पाकिस्तान की तारीख में ये अनप्रेसिडेंटेड है कि GHQ पे और उसको जिना हाउस कह लें, कोर कमांडर हाउस कह लें, जो भी कह लें आप, कि इस किस्म का हमला हो, आगे लगाई जाए और फिर वहाँ पे जो हमारे फ़ौजी अफसरान के वहाँ पे मुजस्मे बने हुए थे उनको तोड़ा जाए। ये हर पाकिस्तानी ने उसकी मजम्मत की है। 9 मई की शाम को मैंने कहा था इट इज़ अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। वही स्याह दिन आगे चलता रहा। यही बात मैंने 1997 में जब हमला किया था, मेरी अपनी जमात थी, मैं उसका सीनियर नायब सदर था सुप्रीम कोर्ट पे। उसी दिन शाम को मैंने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि टुडे इज़ द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिकॉज दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड दैट समबडी गोज एंड हिट्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। कि ये पहले कभी ऐसे वाक़े नहीं हुए थे पाकिस्तान की तारीख में, बहुत से मामलात होते रहते हैं।
लेकिन अब इसकी वजह से आप अक्रॉस द बोर्ड तो सबको तो नहीं आप कह सकते ना, कुछ लोग वहाँ थे ही नहीं, वो भी बेचारे ज़ेर ताब हैं, कुछ लोग वहाँ दूसरे शहरों में थे वो भी ज़ेर ताब हैं। और अब जो है वो मामलात, मैं तो ये शुरू से ये कह रहा हूँ कि इसके लिए एक इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर उसमें कोई मुलव्वस है ज़रूर उसको सज़ा दें, और अगर कोई मुलव्वस नहीं है तो उसको फिर जाने भी दें आप। मतलब इतनी भी सख्ती ना करें कि बिल्कुल ही आप कहते हैं जी कि इसको हमने छोड़ना ही नहीं है। तो मैंने उससे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि खान साहब के साथ मेरे ताल्लुकात थे 3.5 साल जब वो वज़ीर आज़म थे, नहीं रहे। ना मैं कभी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाऊँ, ऐसा हर किसी का दिल करता है कि जा अगर कुछ फंड ही ले लें, अपने हल्के में कोई काम करवा दें। लेकिन मैंने जब वो कारकर्दगी देखी थी 3.5 साल की, तो मैंने कहा ये जिस डगर पे जा रहे हैं उसमें इट वाज नॉट वर्थ मीटिंग। तो फिर वो एक इलेक्शन हुआ था बाद में 5 मार्च को, और वो भी मैं इसलिए गया था कि मुझे ये महसूस हो रहा था कि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो दूरियां पैदा हो रही हैं। और मैं खान साहब को मिला उनके दफ्तर में जाकर, मैंने उनको ये बताने की कोशिश की थी कि सितंबर 1999 में मैंने नवाज शरीफ साहब को गिलगित से इस्लामाबाद आते हुए रास्ते में 55 मिनट मैंने ये बताया था कि आपके और इस्टेब्लिशमेंट के मामला ख़राब हो रहे हैं, आप इनको ठीक कर लें। मैंने ये किस्सा उनको सुनाया कि मैंने उस वक्त नवाज शरीफ को ये बताया था, उन्होंने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी, तो 12 अक्टूबर हो गया। उन्होंने पूछा आप मुझे क्यों यूँ बता रहे हैं, मैं कहा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज आप उसी पोजीशन में खड़े हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब उस वक्त खड़े थे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं ये चाहे उस वक्त शुरू हुई अक्टूबर 2021 में जबकि वो ISI के DG की तब्दीली थी, या कोई और वजूहत होंगी मुझे नहीं मालूम थी, लेकिन मैंने उनसे ये कहा था कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलें जाके एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अकेले मिलें, और अगर ऐसी कोई रंजिशें हैं या कुछ बातें हैं तो उनको दूर कर लें आप। लेकिन वो 1-to-1 मुलाकात करने में उन्होंने देर कर दी, और वैसे रूटीन की मुलाकातें होती रही, लेकिन वो बात जो है वो बनी नहीं। और ये कब की बात है? VOMC आने से पहले की बात है जाज साहब, जो आपने उनको मशवरा दिया? ये 5 मार्च 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अभी हुकूमत ख़त्म होने से, रजीम चेंज होने से 1 माह और 4 दिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक, सो मशवरा सुन लेना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी तो बहुत सारे मामला पे हमने देखा, जब हुकूमत चली भी गई, पंजाब की हुकूमत उनको वापस मिल गई, और मामलात में भी रीगेन किया, इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया, वहाँ पे भी अगर पार्लियामान में रहते या इस तरह ऑल आउट ना जाते या 9 मई तक मामलात ना ले जाते, तो आपके ख्याल से आज PTI इधर पहुँचती? इस पे आपने कोई मशवरा नहीं दिया उनको? देखें, मेरी जितनी मीटिंग्स उनके साथ हुई, जितनी, पहली बात तो ये कि मैंने हर मीटिंग में उनको बताया कि ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आप चैलेंज कर रहे हैं, ये आप गलती कर रहे हैं, ये आप ना करें। और मेरी बात वो सुनते थे। देखें, जो हुकूमत से जाता है, मुझे क्यों निकाला का आपको पता होगा, बहुत गुस्सा था। वो तकरीरें अगर मैं उठाकर मियां नवाज शरीफ साहब की ले आऊँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये टोला है, और ये मतलब उसको मैं दोहराना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि उन्होंने नवाज शरीफ से ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो क्लिप्स मेरे पास अभी भी पड़े हुए हैं। मैं गुजरांवाले वाली बात नहीं कर रहा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैंने खान साहब को बहुत मरतबा जाके बताया, और मेरी बात वो सुनते थे, मेरी इज़्ज़त करते थे, और उस पर 2 दिन के लिए अमल करते थे। लेकिन फिर कुछ ना कुछ लोग थे जो कि बीच में स्पैनर फेंक देते थे। तो फिर 2 दिन अच्छी बात करने के बाद कि ये मेरी फ़ौज है और ये मेरा मुल्क है, और उसके बाद फिर वही कहीं ना कहीं से वो गुस्सा जो है वो आ जाता था। अब मैंने जब उनके साथ चले, हमने एक इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ा चिश्तियाँ का, हमने अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कराया जो विनिंग कैंडिडेट था वहाँ से, और पूरी सपोर्ट देकर चिश्तियाँ का इलेक्शन में PTI के साथ मिलकर हमने इलेक्शन लड़ा। एक बात मैंने बिल्कुल क्लियर की थी खान साहब को कि मेरी जमात जो है वो PMLZ ज़ियाउल हक शहीद के नाम पे है। मैं जमात को ज़म नहीं करूँगा,
लेकिन माजी की तरह उनके साथ एक दो और भी जमातें थीं जो वो कह रहे थे कि हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। हमने कहा हम एक सिंबल पे इलेक्शन लड़ेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी ये देखती है कि मेरे लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है इलेक्शन लड़ने के लिए। तो पार्टी हमारी इंटैक्ट थी, लेकिन कुछ मैंने वहाँ से मीटिंग के बाहर खान साहब को भी ये पता है, और बाहर निकल कर पहली बात जो ये की कि मैंने कहा हम इकट्ठे चलेंगे, इलेक्शन इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन मेरी जमात जो है वो इंटैक्ट है। सो आपने कभी पीटीआई ज्वाइन नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? यू वर नेवर पार्ट ऑफ पीटीआई देन? नहीं, ज्वाइन I was not, but we were going to contest the election together, like so many other parties have done in the past, like IGI, like MMA. ये हमारा इरादा था और खान साहब को इस बात का पता था। और अब क्या इरादा है? अभी भी आप समझते हैं कि अलायंस पे पीटीआई के साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं आप, अगर इलेक्शन होते हैं और पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जाता है? देखिए, मैंने अब बताया ना कि मैं अब अपनी जमात पे लड़ूंगा, अपने टिकट पे लड़ूंगा। हम अलायंस ज़रूर बनाएंगे आगे चलकर, उन जमातों के साथ बनाएंगे जो कि जिनको इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने के लिए, जो अपने आप को क्लियर करवाएंगी अदालतों से। हम उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा कोई किसी के साथ कोई इख्तिलाफ तो नहीं है, लेकिन कुछ जमातें ऐसी हैं जिनसे मेरा इख्तिलाफ इसलिए है कि वो हमारी जमात थी, वो नज़रियाती जमात थी। उन्होंने जब अपने मफादात देखे तो नज़रियात को भी बुला दिया, आपस के इख्तिलाफ को भी बुला दिया, और अपने मफादात के लिए एक दूसरे को गले लगा लिया। जिनको घसीटना था, जिनके पेट चाक करने थे, तो फिर वो कहाँ गई? अगर अपने मफादात की सियासत कर रही है तो वो इजाज़त लग तो वो सियासत नहीं करना चाहता। मैं तो रिटायरमेंट ले लूँगा उससे बेहतर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो 16 माह मुल्क के साथ हुआ, उसका अजाला करने के लिए कुछ लोगों को सामने आना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि ये इलेक्शंस जो हैं, अगर वही हमने विशेष सर्कल शुरू कर दिया जो 90s में चलता रहा कि जी ये जमात जो है वो फॉल आउट हुई तो इस जमात को ले आए, वो जमात फिर फॉल आउट हुआ उसका तो उसी जमात को वापस ले आए। अगर उसी विशेष सर्कल में जाना है तो ना पाकिस्तान तरक्की करेगा, ना इलेक्शंस कामयाब होंगे, ना डेमोक्रेसी यहाँ चल सकेगी। तो उस विशेष सर्कल में मैं जो है वो दोबारा से नहीं जाना चाहता। बहुत बड़ा लॉस होगा अगर कोई भी सियासत छोड़े, वो बहुत बड़ा लॉस है। और हमने देखा एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सियासत छोड़े हैं। लेटेस्ट ये सदाकत अब्बासी साहब ने कहा, जरा देख लीजिए। एजाज हक साहब, आप इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यू हैव सीन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ये जो सियासत छोड़ने के तरीक़ेकार हुआ है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी, इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, एक पॉलिटिशियन के लिए ये आर्जी होती हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आएगी मेरी बात, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ही हमने देखा एबडो लगते रहे, पार्टीज़ को पाबंद, भुट्टो साहब ने नैब को बंद कर दिया था जो बाद में ANP बन गई। तमाम क़यादत जो थी उनकी वो जेलों में पड़ी हुई थी। कोई सोच भी नहीं सकता था ये कभी आइंदा सियासत में आएंगे, लेकिन वही जमातें दोबारा से फिर जब मुल्क के अंदर उनको छोड़ा गया, मार्शल लॉ लगा, उसके बाद वही जमातें जो जेलों में लोग थे वो बाहर आ गए। तो ये चीज़ें सियासत के अंदर चलती रहती हैं। देखें, हम खुद जेलों में गए हैं, बस लेकिन इज्जत के साथ जेलों में गए हैं। किसी ने हम पे कोई दबाव नहीं डाला। अपनी मर्जी से जब हमने समझा कि हम पॉलिटिक्स हमने पाकिस्तान में करनी है, क़यादत जो है वो मुल्क छोड़ के चली गई है, अब या हम उनका रोना रोते रहे यहाँ बैठकर, या अपनी कोई सियासत करें, तो हमने फिर अपनी जमात बना ली PMLZ। 2002 का इलेक्शन हमने उस पर लड़ा, किंग्स पार्टी के साथ नहीं लड़ा, हालांकि वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, लेकिन जो मुनासिब समझा वो हमने किया। तो अब भी मैं ये समझता हूँ कि जब मैं बात करता हूँ, जिन लोगों ने तो गलत काम किए, मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ा हो सकता। जो 9 मई का वाक़या हुआ, मैंने उसको बड़ा सख्ती से कंडेम किया था, बहुत गलत हुआ। उसके पीछे जो कुछ भी हुआ था और दीगर चीज़ें जो हैं, क्योंकि मैं इनकी जमात की किसी कोर कमेटी में नहीं बैठा, किसी कंसल्टेंसी में नहीं बैठा। मेरी जब भी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ, या 1-to-1 हुई है, और या एक आधा कोई उनका। एजाज हक साहब, अब जो ये लोग बयान दे रहे हैं, सदाकत अब्बासी साहब ने दिया है या उससे पहले उस्मान डार साहब ने दिया है, ये तो डायरेक्ट जिम्मेदारी डाल ही इमरान खान साहब पे रहे हैं। तो फिर अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है, फिर क्या फ्यूचर है PTI का? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो है वो नज़रिया तो जो है वो है, जो नहीं है नहीं है। अब ये लोग अंदर के गुफ्तगू अगर बता रहे हैं तो उसका मैं प्रिवी नहीं था, आई एम सॉरी टू से। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सच कह रहा है
या ये झूठ कह रहा है। अगर कोई किसी दबाव के अंदर आकर कह रहा है, लोग से मिलते रहे हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया तो होगा, कुछ एक असेसमेंट होती है, क्योंकि ये अब ये नजर आ रहा है कि असल मकसद 9 मई का था कि आर्मी चीफ को तब्दील कर दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा खतरनाक प्लान है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखें, आर्मी चीफ को या तो तब्दील करने के लिए था या जो आर्मी चीफ आ रहे थे उनको रोकने के लिए था। लॉन्ग मार्च, मतलब दोनों बातें सामने आ रही हैं। जो आर्मी चीफ बैठे हुए थे वो आगे जाना चाह रहे थे, उन्होंने जो इकदामात किए थे वो एक और एक्सटेंशन देख रहे थे आती हुई, और वो भी ये नहीं चाह रहे थे कि मौजूदा आर्मी चीफ जो है वो आए। अब ये पता नहीं कि वो लॉन्ग मार्च उनको रोकने के लिए था या इनको लाने के लिए था या उनको रखने के लिए था और इनको निकालने के लिए था बीच में से, तो ये इसका मैं प्रिवी नहीं हूँ। लेकिन ये लोगों से बातें मैंने सुनी है और थोड़ा बहुत हो सकता है कि ये ऐसी कोई बात भी हो, मुझे इसका पता नहीं है। लेकिन मेरी जितनी मरतबा बात हुई है खान साहब से, जो उनके इक़दाम थे कौमी असम्बली से बाहर निकलने का, पंजाब असम्बली मैंने उन्हें कहा, बैठ कर कहा, इसके 2 गवाह भी हैं, शाह महमूद भी बैठे हुए थे उस दिन, मेरे ख्याल में असद उमर साहब भी थे वहाँ, मुझे याद नहीं है, 1-2 और भी थे। मैंने उन्हें कहा था ये आप असम्बली तोड़ने को तो जा रहे हैं। देखें 72% पाकिस्तान पे उनका मतलब हुकूमत थी उनकी, पंजाब और KP के लोग तो जद्दोजहद करते हैं पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए। वज़ीर आज़म से ज़्यादा ताकतवर पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि 62% ऑफ पाकिस्तान इज अंडर हिम। तो आप अपनी हुकूमत को तोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा अगर 1% भी चांस है कि यहाँ पर PDM को चांस मिल जाएगा या उन लोगों को मिल जाएगा, तो मैंने कहा फिर जो 1-2 साथी साथ बैठे थे, मैं नाम नहीं लेता, मैंने कहा आप लोग फिर जेलों में होंगे, आप बाहर नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग ही बार बार खान साहब को ये कह रहे हैं जी तोड़ो जी, वो बंदा ठीक नहीं है, वो नहीं तोड़ेगा, वो अब इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाह रहा। तो मैंने उन्हें ये कहा था, और मैंने कहा अगर आप समझ रहे हैं कि 110% आपको इलेक्शन मिल जाएगा तो आप बेशक असेंबली तोड़ दें। लेकिन वही हुआ कि जिनको मैं कह रहा था कि ये मत को खान साहब को, वो पहले लोग थे जो जेलों में गए थे उसके बाद, जिनको पकड़ा गया था हुकूमत पंजाब की टूटने के बाद। क्यों आपको एक तहफ़्फ़ुज़ मिला हुआ था, एक सिक्योरिटी थी, आपकी हुकूमत थी, आप जलसे करें, जुलूस करें, जिस तरह आप मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि दूसरी जमातें जलसे कर रही हैं और पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर रही हैं। 26 गाड़ियाँ सिक्योरिटी उनके साथ है, एलीट उनके साथ आ रही है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी वो बात कर रहे थे, वो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे। वो आप कोई कोशिश ऐसी कर सकते हैं या कोई ऐसी कोशिश कर रहा है या इस कोशिश का कोई फ़ायदा भी होगा? देखिए अभी तो हालात का मालूम ही नहीं ना कि हमारा तो एक्सेस ही नहीं है इस वक्त जो है। अगर एक्सेस हो तो बंदा करता है। माजी के अंदर बहुत से लोगों को हम मिलते रहे, जाके उनको जैसे समझाने की भी कोशिश की है कि क्या बात है। ये इसका इनिशिएटिव जो है ना, ये खान साहब खुद ले सकते हैं, वो खुद लचक दिखा सकते हैं। वो देखिए मैंने कहा, तमाम सियासतदानों को कहा, जब चार्टर ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ ना, कि अपनी अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। दे शुड अपोलोजाइज कि जी हमसे ये गलती हुई, हमसे ये गलती हुई। और अक्रॉस द बोर्ड हर एक को ये कहना चाहिए कि जी हमसे ये गलती हुई, हमें नहीं करनी चाहिए थी, और हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को देखें। जिस तरह भी ये SIFC बनाया है, उसमें आर्मी चीफ को बैठाया है। जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी 1990 में, पहला आर्टिकल मैंने लिखा था, अगर आप जाएं गूगल में तो आप देख सकती हैं कि देयर शुड बी अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टू सस्टेन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। के इस जमहूरियत को चलाने के लिए तमाम इकाइयों को, तमाम अदारों को एक पेज पे होना चाहिए। वही बात जहांगीर करामत साहब ने जब की, निकाला उनको ये कहकर के इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जिक्र किया, बात कुछ और थी, वो किसी और प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा किस वजह से उनको निकाला गया था। लेकिन कहा यही था कि इन्होंने नेवल स्टाफ कॉलेज में तकरीर करते हुए ये कहा कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बननी चाहिए। आज SIFC बनी है और उसमें आर्मी चीफ हैं, एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स देख रहे हैं। डॉलर जो है वो थोड़े से करेक्टिव मैये से ठीक हो गया, स्मगलिंग रुक रही है। तो ये कमिटमेंट है ना। अगर आप ये चार्टर किए बगैर इलेक्शन में चले जाएंगे, उसी चार्टर के अंदर मैं समझता हूँ ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि द इकोनॉमिक पॉलिसीज विल हैव कंटिन्यूटी, दे शुड बी सस्टेनेबल, दे शुड बी लॉन्ग टर्म। और ये नहीं है कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गिमिक्स करें जी कि मैं
रुपए को 200 पे ले आऊँगा और 350 पे पहुँच जाए वो। ये तो पॉलिटिकल बातें हैं ना। अब हमें इन पॉलिटिकल बातों से, इलेक्शंस के स्लोगन से, माजी के किस्से सुनाने से कि नवाज शरीफ ने ये किया और इमरान खान ने ये किया और एजाजुल हक ने ये किया और बेनज़ीर ने ये किया, आज की बात करें कि कल हमने क्या करना है। हमने इस गुर्बत से 5 करोड़ लोग उस दे हैव गॉन बिलो द पॉवर्टी लाइन, हमने उनको कैसे निकालना है वहाँ से। एजुकेशन के लिए क्या करना है, हेल्थ के लिए क्या करना है, हमने लोगों को की खुशहाली के लिए क्या करना है, हमने इस एनर्जी क्राइसिस का क्या करना है। right. क्या हम इसको पाकिस्तान से निकाल सकेंगे? भाई ये तमाम मामला तो इलेक्टेड गवर्नमेंट की सूरत में हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे और एक्सेप्टेबल होंगे? मौजूदा सूरत हाल में ये इलेक्शंस अगर इस तरह हुए जिस तरह के अभी मैदान लगा हुआ है और बातें की जा रही हैं जिनका पब्लिक के अंदर ये है कि वो छोटे छोटे जलसे करके उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं, गलियों के अंदर घुस गए हैं और खानों पे वलीमे करवा के जलसे करवा रहे हैं, कुर्सियों के साथ झंडे बांध रहे हैं, पता नहीं बंदे भी थे कि झंडे ही झंडे थे। तो इस तरह तो मुझे नहीं इलेक्शन नज़र आ रहे। ना मैं समझता हूँ कि उन इलेक्शन से बेहतरी आएगी। बेहतरी तब आएगी कि जब सब एक पेज पे होंगे, सब पाकिस्तान की बात करेंगे, सब पाकिस्तान को आगे ले जाने की बात करेंगे और देखेंगे कि इस मुल्क को किस तरह से हमने किस सिमत में लेके जाना है आइंदा के लिए हमने। राइट एजाज़ुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। किस तरफ मुल्क को लेके जाना है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? कल भी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई उसमें यही बात होती रही, लेकिन लगता ये है कि बहुत सारे ओपिनियन हैं, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हतमी बात अभी किसी को भी वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं है। वी विल कीप यू अपडेटेड। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।